अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के बांग्लादेश के और चाइना के ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आई है और ये इस टाइम पे जो बांग्लादेश ने एक टर्न मारा है वो पाकिस्तान की कैंप में आ गया और चाइना के कैंप में आ गया है। यहाँ पे भारत की तारीख़ी शिकस्त हुई है और भारत जो है पाकिस्तान को इस टाइम पे बेदार रहना चाहिए। भारत एक ऐसा मकार दुश्मन है जिसने 1971 में बांग्लादेश को हमसे जुदा करने में अपना अहम किरदार अदा किया था। वहाँ के लोगों में अपनी आर्मी घुसेड़ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके और उनको हमसे मुतनफ़र करने में उन्होंने जो कत्लेआम किया था और सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने भी 1971 में बांग्लादेश का बंगाली भाइयों का जो है मैंडेट तस्लीम नहीं किया था। वो हमारी बड़ी गलतियाँ थी और हमने भी वहाँ पे कोई अच्छे इक़दाम नहीं किए। बहरहाल इंडिया इस ताक में है कि जो ताल्लुकात पाकिस्तान और बांग्लादेश के बन रहे हैं वो चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे पहले भी सीख पा था। अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना का जो वेंचर बना हुआ है उस पे बड़ी परेशानी लगी हुई है इंडिया को और पाकिस्तान को। इस सिलसिले में आंखें खोल के बैठना पड़ेगा अपने इंटरनल मामलात से। जो पाकिस्तान इस टाइम पे सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इंटरनली लगा हुआ है उससे निकल के अब पाकिस्तान को वो पुरानी आईएसआई जो थी, जिस तरह पाकिस्तान की आईएसआई इंडिया में और दीगर ममालिक में अपनी कार्रवाइयाँ करती थी, इस तरह पाकिस्तान को गुमनाम मुजाहिदीन को आंखें खोल के रखनी पड़ेंगी। और ये जो जिस तरह पाकिस्तान इस टाइम पे एक तरीके से आगे जा रहा है तो ये तमाम तर इंटरनल मामलात से निकल के इसको आगे मज़ीद लेके जाना है। जिस तरह इंडिया मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम पे चाइना की मदद से बांग्लादेश में चटाकांग के एरिया में वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो एयर बेस बनाने जा रहा है। जो बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान की सिक्योरिटी शेयरिंग और आपस के ताल्लुकात जो उनके बेहतर हुए हैं तो ये इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि इंडिया इतना दूर बैठ के ईरान के थ्रू और अफ़गानिस्तान के थ्रू जो हमारे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पैदा कर रहा है। हालांकि पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी में एक ही एरिया बलूचिस्तान जहाँ पे ये BLA की तहरीक काफ़ी अरसे से चल रही है और उनकी नाज़रीन तादाद भी इतनी है नहीं जितना इंडिया को खुशफहमी है कि ये पाकिस्तान से ये इलाका जुदा हो जाएगा और पाकिस्तान का ये 40% हिस्सा है ज़मीनी हिस्सा। 75% पाकिस्तान का साहिल समंदर है इसके साथ रिलेटेड। और बड़ी बात जो ये है कि 904 किलोमीटर का ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है और यहाँ पे खरबों डॉलर की मादनियात है। रिकॉर्डिंग के यहाँ पे है, यहाँ पे गवादर पोर्ट सीपेक पे हमने बड़ा काम किया है जो पूरी दुनिया को हम दावतें दे रहे हैं कि आप सीपेक पे इन्वेस्टमेंट करें। हम ईरान को, हम सऊदी अरब को, हम दुबई को, हम कतर को, जितने भी गल्फ़ ममालिक हैं हमने उनको राग़िब किया है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करें। गवादर पोर्ट को हमने ज़बरदस्त बनाया हुआ है। सीपेक के सारे मंसूबे तकरीबन बलूचिस्तान से रिलेटेड हैं। तो एक ऐसे एरिया में इंडिया की तरफ से इंसर्जेंसी पैदा करना और एक शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीम को, जिसको दुनिया ने दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, उसको सपोर्ट करना। एक तो इंडिया को आलमी अदालत में लेके जाना चाहिए कि जो दहशतगर्द तंजीम है उसको इंडिया खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम कर रहा है, उसको ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रहा है। हमने ट्रेन हाईजैकिंग के केस को देखा कि वहाँ पे मीडिया ने कैसे रोल प्ले किया। मुकम्मल 6-7 दिन तक 24/7 जो है वो अपनी मीडिया पे इन ख़बरों को चलाता रहा। वहीं से हमें अंदाज़ा हो गया कि किस तरीके से ये प्लान हो रहा है बलूचिस्तान में। और वो हाईजैकिंग पाकिस्तान ने, जो इंडिया को लग रहा था कि ये पाकिस्तान 7-8 दिन में क्लियर नहीं कर पाएगा क्योंकि दुनिया का दूसरा ट्रेन हाईजैकिंग का बड़ा केस था। पाकिस्तान के उस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 30 घंटों के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की और 33 BLA के दहशतगर्दों को मार गिराए, जिसमें 4 खुदकुश हमलावर भी थे और आम शहरियों की जानें जो थी उनको जो है वो पाकिस्तान आसानी से 400-500 लोगों को छुड़ा के लेके आया, जिसमें शिद्दत पसंदों ने, दहशतगर्दों ने पहले से ही पाकिस्तान के 25 आम शहरियों को और 4-5 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया था। मगर पाकिस्तान ने बड़ी कार्रवाई की थी। कोडाकाप्टर को इस्तेमाल किया था, उस टाइम पे ड्रोन को इस्तेमाल किया था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बदौलत पाकिस्तान के स्नाइपर ने उन खुदकुश हमलावर को 4-5 को गिरा के आवाम की जान बचा ली थी। तो इंडिया उस टाइम से परेशान था और इंडिया की मीडिया पे यही खबरें चल रही थी। मगर चूँकि मोहम्मद यूनुस ने मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के वज़ीर आज़म है, अबूरी हुकूमत के, हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जिस तरह उसकी डिक्टेटरशिप जो 15 साल रही, उसके ख़ात्मे के बाद अवाम की जो हुकूमत बनी, ये जो अभी निगरान अबूरी सेटअप है, ये भी नाज़रीन मुकम्मल तौर पे अवामी
नुमाइंदगी कर रही है। और इनके अबूरी वज़ीर-ए-आज़म जो है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो नोबल इनाम याफ्ता शख्सियत हैं, उन्होंने जो बयान दिया है चाइना में बैठ के कि जो इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ पे दावत दी थी ट्रेड की। असल में ट्रेड तो बांग्लादेश का और इंडिया का। हसीना वाजिद जो उनकी प्रो राकी और प्रो इंडियन थी, उसकी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ट्रेड तो उनके साथ बंद हो गया, इंडिया ने ट्रेड बंद किया हुआ है। मगर जो वहाँ पे अबूरी हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने जो बयान दिया था, उसके बाद इंडिया मीडिया बलूचिस्तान के मामलात को भूल के अपने ही गले पड़ गया और अपने ही मामलात को 24/7 अब ये बातें हो रही हैं कि बांग्लादेश पे हमला किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद यूनुस ने, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो इंडिया का है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ नेपाल है और एक तरफ इंडिया है। और बांग्लादेश का और भूटान का जो इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये 22 किलोमीटर जो है वो चौड़ाई में है। जिस तरह वाखान कॉरिडोर है नाज़रीन, 13, 14, 15 किलोमीटर उसका बताया जाता है कि पाकिस्तान का और ताजिकिस्तान का रास्ता बनता है, और बीच में जो चिकन नेक है वो तकरीबन 13 से 64 किलोमीटर का बताया जा रहा है। इसी तरह ये भी एक चिकन नेक है जो बांग्लादेश के और भूटान के माबैन इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चल रहा है। उसके हवाले से बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया था कि ये 7 सिस्टर स्टेट्स जो है ये लैंडलॉक है और इसके गार्डियन जो है वो हम हैं। ओशन सारा हमारे पास है, सारे साहिल समंदर हमारे पास है, इनका कोई दूसरा रास्ता है नहीं। उस बयान से इंडिया पे यही चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश पे हमला किया जाए, पाकिस्तान को एयरबेस का ठेका मिल गया है और पाकिस्तान बाकायदा एयरबेस जो है वो चाइना की मदद से वहाँ पे बांग्लादेश में बना रहा है और ये इंडिया को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अगर ये ख़बर दुरुस्त है जो इंडिया मीडिया पे चल रही है, और शायद इसमें हकीकत हो, और अगर होगी तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे बाद, जो इंडिया का एक बड़ा अच्छा दोस्त था बांग्लादेश, जो 1971 में इंडिया की बदौलत हमसे चला गया था, हमारा एक बिछड़ा भाई हमसे वापस मिला है, और जिस अंदाज में वापसी की है उन्होंने कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड ओपन कर दी है, जो रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान पे लगाई गई थी हसीना वाजिद की तरफ से वो ख़त्म कर दी गई, फ़िज़ाई जो है वो पाकिस्तान का रास्ता ओपन कर दिया गया, समंदरी रास्ता जो है वो ओपन कर दिया गया, ट्रेड जो है बाकायदगी से टन ऑफ चावल जो है वो पाकिस्तान में हज़ारों टन चावल जो है वो बांग्लादेश चले गए हैं, इस तरह चीनी चली गई है, इस तरह कारोबार हो रहा है, ट्रेड में काफ़ी इजाफा हो गया पाकिस्तान का। जो रेड लिस्ट में पाकिस्तान को डाला था, जो पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, वो ख़त्म हो गई है। अवाम का एक दूसरे से कंटेक्ट हो गया है। पाकिस्तान फ़ौजी क़ुव्वत जो है वहाँ पे फराहम कर रहा है, पाकिस्तान फ़ौजी साजो सामान जो है वो बांग्लादेश को दे रहा है, उनकी अफवाज को ट्रेन किया जा रहा है। ये बड़ी बात है नाज़रीन। और उनके वफूद की फ़िज़ाइया की, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया से मुलाकातें हो रही है, और JF-17 थंडर की बात चल रही है, ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 की। पाकिस्तान का जो JF-17 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 है, जिसने कामयाबी की झंडे इंडिया में गाड़े थे 2019 में, उनके 2 फाइटर जेट को, MiG-21 को, अभिनंदन वाले को गिराने के बाद उसकी मांग में जो इजाफा हुआ है, उस पे नाज़रीन 3-4 मुल्कों को तो हम ऑलरेडी फ़रोख्त कर चुके हैं, और पाकिस्तान उस 7 कंट्री क्लब का मेंबर भी बन चुका है जो फाइटर जेट को फ़रोख्त करते हैं। तो पाकिस्तान फाइटर जेट में बड़ा आगे गया है। 1995 से लेके हमने इस पर शुरुआत की थी JF-17 थंडर पे, 2010 में हमें कामयाबी मिली, और ये जॉइंट वेंचर था चाइना के साथ, अब हम खुद बनाते हैं। इवन कि इसके पुर्जे भी हमें मंगाने नहीं पड़ते, वो भी हम खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ब्लॉक 2 निकाला, फिर ब्लॉक 3 निकाला, और पाकिस्तान बड़े आगे और तरक्की के साथ जा रहा है फाइटर जेट में। और ब्लॉक 3 तो पाकिस्तान का एक ऐसा परिंदा है फ़िज़ाइया का कि उसको अज़रबैजान को भी हमने फ़रोख्त कर दिया, 2-3 ममालिक और भी उन पर इंटरेस्टेड है, बांग्लादेश में इंटरेस्टेड है। तो एक स्क्वाड्रन फौरी तौर पे बांग्लादेश को अपनी फ़िज़ाइया के लिए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 या JF-17 ब्लॉक 2 का फौरी तौर पे ले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी फ़िज़ाइया इस टाइम पर उनके लिए मुश्किलात है। इंडिया ने जब से ये बांग्लादेश के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म ने बयान दिया है, इंडिया ने S-400 जो उनका दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम है उसको सेट कर दिए अपने बॉर्डर पे बांग्लादेश के साथ। उनको ख़तरा महसूस हो रहा है कि ये बयान जो दिया गया है ये कोई ऐसा बयान है नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान है, ISI है और चीन है। और पाकिस्तान को नाज़रीन बेदार होना पड़ेगा, और पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो हम नायब वज़ीर-ए-आज़म को अगले महीने भिजवा रहे हैं इसाक डार को, नाज़रीन इसमें ज़रा गर्मजोशी अगर दूसरा मुल्क होता तो बड़ी तेज़ी सी गर्मजोशी होती। जिस तरह गर्मजोशी बांग्लादेश दिखा रहा है उस तरह हम नहीं दिखा पा रहे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म को फौरी तौर पे बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए था। अब उनका वज़ीर-ए-आज़म तो आएगा,
مگر ہماری فوجی قیادت کو بھی فوری وہاں پہ جانا چاہیے تھا، اور ہماری بعض وفاقی وزراء کو فوری طور پہ وہاں پہ MOU سائن کر کے اچھے ایگریمنٹ وغیرہ ٹریڈ کے، ڈیفنس کے، یہ کرنے چاہیے تھے۔ یہ ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ آپ عبوری حکومت میں ان کو سپورٹ کرتے اور ہماری وزیر اعظم وہاں پہ جاتے، ہمارے آرمی چیف وہاں پہ جاتے، تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال اب بھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بڑی اچھی ہو رہی ہے، اور جو انٹیلیجنس شیئرنگ پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش کر رہا ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ساتھ اگر یہ ایئر بیس بنتا ہے اور اس پہ بنگلہ دیش اور پاکستان اور چائنا کا ہوتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اور انڈیا کے آنے والے دن بڑے مشکلات کا شکار ہوں گے، کیونکہ یہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہے یہاں پہ پہلے سے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ آسام میں چل رہی ہے، ناگالینڈ میں چل رہی ہے، تریپورہ میں چل رہی ہے، زیادہ تر جو ہے وہ ناگالینڈ میں اور منی پور میں چل رہی ہے، اور یہ منی پور اور آسام اور یہ ناگالینڈ اور اروناچل پردیش پہ تو آلریڈی اسی اسٹیٹ میں چائنا کا دعوے دار ہے، اور چائنا نے 4000 اسکوائر فیٹ رقبہ جو ہے وہ آلریڈی انڈیا سے لیا ہوا ہے، مگر انڈیا میڈیا اور مودی جو ہے وہاں پہ کچھ اور تصویر پیش کر رہا ہے۔ بڑے خراب حالات ہیں اروناچل پردیش کے، اور اس ٹائم پہ عبوری حکومت کے یہ وزیر اعظم کے بیان کے بعد پاکستان کو مزید آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ انڈیا نے ہمیں ایک چوٹ پہنچائی ہے 1971 میں، اور بنگلہ دیش ایک ایسے خطے پہ واقع تھا کہ ایک تو وہ تقسیم غلط تھی، دوسرا بڑا مشکل تھا۔ ہم اپنی غلطی مانتے ہیں کہ ہم نے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، مگر انڈیا اگر اتنی چیخ و پکار کر رہا ہے کہ پاکستان کے 93,000 فوج جو ہے ان کو انہوں نے سرنڈر کیا تھا، تو آپ کی جگہ پہ اگر 1 کروڑ والا ملک بھی ہوتا اس ٹائم پہ تو وہ بھی یہ کرنے میں بڑی آسانی ان کو ہوتی، کیونکہ آپ کا ایکسیس تھا وہاں پہ۔ اور بنگلہ دیش میں وہ قتل و غارت کرنے کے بعد وہ سارے الزامات پاکستان پہ آنا، پاکستان نے بھی ہم بہت کچھ کیا ہوا ہے، مگر اس کو ہم نے بلا دیا تھا 1974 میں، جب بھٹو نے ملاقات کی تھی مجیب الرحمان سے، اور انڈیا کے اندرا گاندھی نے، ساری ملاقات ہو گئی تھی، سب کچھ گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ اب شکر ہے ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ بشرا بھائی ہم سے دوبارہ مل گیا، اور وہ بھی اس انداز میں ملا ہے کہ انڈیا بڑا سیکھ پائے، اور انڈیا کسی بھی طور پہ بنگلہ دیش کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اب آنے والے جو الیکشن ہے اس میں بھی وہ کوشش کرے گا، دھاندلی کرے گا، انسرجنسی کریٹ کرے گا، بنگلہ دیش کے حالات کو خراب کرے گا، تو پاکستان کو فل فلیج جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، چائنا کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب تک یہ بنگلہ دیش کے یہ ایریا یا بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہے، انڈیا کے لیے آگے آنے والے میں کافی مشکلات ہوں گی۔ وہ جس انداز میں دوسرے ملکوں میں انگل کرتا ہے اس کو بڑی مشکلات ہوں گی، وہ نکل ہی نہیں پائے گا 15-20 سال میں۔ اور یہ ایریاز جو ہیں جہاں پہ انسرجنسی چل رہی ہے، منی پور میں، ناگالینڈ میں، آسام میں، آزادی کی تحریک کے جو رہنما ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے۔ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کی گورنمنٹ میں ان کے بارڈر پہ ان آزادی کی تحریک کے رہنماؤں کو قتل کیا گیا، ان کے خلاف فضائی بمباری کی گئی۔ اب دوبارہ وہاں پہ جو انسرجنسی ہے اور وہ منی پور میں اسپیشلی بڑی تیزی سے ناگالینڈ میں اور آسام میں ہو رہی ہے، ان کے رہنماؤں کو سپورٹ کیا جائے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، ان سے ملاقاتیں کی جائیں، اور ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے، اور یہاں سے ایئر بیس بنا کے ان پہ نظر رکھنی بڑی ضروری ہے۔ تو اب انڈیا کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ آپ دوسرے ملکوں میں انگل کرتے ہو تو یہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گے یہ 7 اسٹیٹ جو ہے یہ ان کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی بھی نہیں ہے، مذہبی کلچر بھی ان کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے، رہن سہن بھی ڈیفرنٹ ہے، یہ کسی بھی ٹائم ان سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ مگر پاکستان اور چائنا جو قدم اٹھائے بنگلہ دیش کے ساتھ اکٹھے مل کے، اس سے انڈیا کو بڑی چوٹ لگی ہے، اور بار بار انڈیا نے بنگلہ دیش پہ حملے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پاکستان کو اور چائنا کو کھل کے کھڑا ہونا پڑے گا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ ناظرین کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔